हेलो एंड वेलकम बैक टू क्विज कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 371 से और 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे आज भी। ये जो हम एमसीक्यूज डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, इसकी जो पीडीएफ है 900 एमसीक्यूज की, ये आपको मिलेगी क्विज कॉमर्स जोन की ऐप पर। उसी ऐप पर आपको 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के भी मिलेंगे और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी उसी ऐप में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 371, एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द अकोमोडेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस समय जो हमारे पास एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। दोस्तों, एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन, और आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन जो है किसी एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जैसे जैसे एसेट की लाइफ होती है, एसेट की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है और एसेट की वैल्यू में से हम उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट इन द बैलेंस शीट। बी, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी, ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट। और डी, ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अभी मैंने बता दिया कि एसेट की वैल्यू में कमी आती है, उस कमी को, उस डेप्रिसिएशन को हम बैलेंस शीट में उस एसेट की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। सो आंसर रहेगा ए, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द सेल फ्रॉम द एसेट इन द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 372, सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू एट द प्लेस वेयर ए, पेमेंट फॉर सर्विसेज रिसीव्ड। बी, सर्विसेज आर रेंडर्ड। सी, इधर ए और बी। डी, नन ऑफ द अबव। देखो, सैलरी वहीं पे एक्रू होगी जहां आप सर्विस रेंडर करोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे। सो आंसर रहेगा सर्विस आर रेंडर्ड। डजेंट मैटर कि आपको पेमेंट कहाँ मिल रही है, जहां पर आप सर्विस दे रहे हो सैलरी वहीं पे डीम टू एक्रू मानी जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज गिवन अंडर विच सेक्शन। इंक्लूसिव डेफिनेशन जो है सैलरी की किस सेक्शन के अंदर दी गई है, वो है सेक्शन 17, यानी बी इज द राइट आंसर। इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि इनकम टैक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, 4-5 महीने लगते हैं इसको पूरी तरह से ख़त्म करने में, लेकिन एमसीक्यू आपको सिर्फ एक आना है उसमें से, तो आप इस पूरे इनकम टैक्स को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम आप किसी और टॉपिक पर लगाओ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 15 सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ए, रिसिप्ट बेसिस, ड्यू बेसिस। सी, अर्लियर ऑफ ए और बी। डी, नन ऑफ दीज। तो सैलरी टैक्सेबल किस बेस पे होगी, इधर रिसिप्ट और ड्यू, विच एवर इज अर्लियर, जो जल्दी होगा उस बेस पे सैलरी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7 एसएससी मीन्स। दोस्तों, एसएससी वो होता है जिसने गवर्नमेंट को, जिसने टैक्स देना है या जिसने टैक्स दिया है उसको हम एसएससी बोलेंगे। तो इसको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं सीधा, वहीं से आइडिया लग जाएगा। बाय होम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेबल, यस, उसको हम एसएससी बोलेंगे। अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अंडर द एक्ट, यस, उसको भी हम एसएससी बोलेंगे। ए पर्सन डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट, यस, इसको भी हम एसएससी बोलेंगे। सो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय एक्स ए पार्टनर इज डेप्टेड टू। अगर फर्म डिसॉल्व होती है उस समय कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अगर कोई पार्टनर जैसे एक्स है लेता है तो किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इन दैट केस हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, लेकिन इसकी जगह अगर क्वेश्चन पूछा होता कि किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, देन हमारा आंसर रहता है रियलाइजेशन अकाउंट। सो फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारा आंसर रहेगा एक्सिस कैपिटल अकाउंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रायल बैलेंस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। इनमें से कौन सा है जो ट्रायल बैलेंस में एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी जो एक डेबिट में दिखाई देता है और दूसरा क्रेडिट में। सबसे पहले इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक कहाँ दिखता है, डेबिट में, और ड्राइंग्स भी कहाँ दिखती हैं, डेबिट में। तो ये तो आंसर नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक डेबिट में दिखता है और दूसरा क्रेडिट में। सेल्स कहाँ दिखती है, क्रेडिट में, और परचेज रिटर्न भी कहाँ दिखती है, क्रेडिट में, तो ये दोनों क्रेडिट में दिखते हैं। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस होता है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाना है, दैट इज कैरेज इनवर्ड, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना। दोनों ही एक्सपेंस हैं, तो एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही डेबिट साइड में दिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल ये हमारा एसेट है, कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी ही है, कर्ज यानी कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड में। सो ये है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है इन ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, ए कैश डिपॉजिट मेड बाय द बिजनेस अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट एज विच बैलेंस। अगर हम बैंक में, एक बिजनेस बैंक में पैसा जमा करवाता है तो बैंक स्टेटमेंट में उसको हम कहाँ देखेंगे, तो बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। कई बार आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता है कि जब आप पैसा जमा करवाते हो तो आपका अकाउंट क्या लिखा आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो जब हम पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट जो है हमारा, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाती है, और कैश बुक में वो डेबिट होता है, उल्टा होता है। जो कैश बुक में डेबिट वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट, जो कैश बुक में क्रेडिट वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट। सो अभी फिलहाल हमारा आंसर रहेगा बी, यानी क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर शोन इन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चे
जो सर्विसेज तो हम ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने अभी पेमेंट उसकी नहीं की। कहाँ दिखाई देते हैं? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट? नहीं जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यस, लाइबिलिटी साइड में तो दिखाई देते हैं। बाय एडिंग इन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाते हैं, क्योंकि आपको मैचिंग कंसेप्ट पता ही है, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में दिखाना है, वेदर पेड और नॉट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाते हैं, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए पेड या अनपेड जो हैं वो दिखाने हैं। और साथ ही साथ क्योंकि वो लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए बोथ बी एंड सी। तो देख लेते हैं, ये लास्ट ऑप्शन में होगा बोथ बी एंड सी। यस, ये लास्ट ऑप्शन में है बोथ बी एंड सी, तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर। चलिए दोस्तों, राम पेड रेंट 50,000 इन ए ईयर बट एक्चुअल रेंट वाज 4,000 पर मंथ हेयर। देखिए, राम ने 50,000 रुपया रेंट दिया, लेकिन एक्चुअल में 4,000 रुपया महीना रेंट था। तो अगर हम 12 महीने का रेंट निकालें तो 48,000 बनता है। यानी एक्चुअल में 48,000 रेंट देना था, उसने दिया 50,000, यानी 2,000 ज़्यादा दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। याद रखना, इसका आंसर जो पीछे है शायद वो आंसर ए दिया है, जो कि गलत है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये प्रीपेड है, क्योंकि रेंट बनता है 48,000, लेकिन आपने दिया 50,000, यानी 2,000 एडवांस दिया। तो कोई भी एक्सपेंस अगले साल का अगर इसी साल पे करते हो तो उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। सो सी इज द राइट आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शोन ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट, कैपिटल किसकी होती है? ओनर को। ओनर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कहाँ दिखाना है? बिजनेस के लिए। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रिपेयरिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट, पोस्ट द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि पहले तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बिजनेस की है या बिजनेस की नहीं है। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए पहला स्टेप रहेगा आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। देन दूसरा रहता है मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, देन जो 7 स्टेप आपको बताए थे तो वो रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। और अगर लास्ट स्टेप की बात करें वो भी बता दूं, लास्ट स्टेप क्या होता है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। ठीक है, ये याद रखना। फर्स्ट और लास्ट स्टेप कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाइंग एंड लास्ट इज कम्युनिकेटिंग। क्वेश्चन नंबर 383, फाइंड द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कुछ फिगर्स दी हैं, हमें कहा है कि अकाउंट रिसीवेबल बताना है। देखिए, सिंपल, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये सीधा फॉर्मूला लगा लो। कैश एसेट्स में आता है 48,000, यहाँ लिख देंगे। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है, यहाँ लिख देंगे कितनी? 33,000। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है तो एसेट साइड में लिख देंगे, और इक्विटी लाइबिलिटी है तो यहीं पे लिख देते हैं। मैं इसके साथ ही जोड़ देता हूँ। तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था अकाउंट रिसीवेबल। आप इसका टोटल कर लो, 7 3 10, 7 3 10 1 11, 1,10,000। ठीक है, आपको तो ये पता ही है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल किया तो हमें हमारा आंसर आया 1,10,000। लेकिन यहाँ पर अगर हम टोटल कर रहे हैं तो 0 0 0 8 और 1 9 4 और 2 69,000 आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस है दोनों का वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। तो डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। 69,000 माइनस कर लो 1,10,000 में से, तो 0 0 0 10 में से 9 गए 1, 10 में से 6 गए 4, 41,000। तो 41,000 हमारा क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल। सिंपली आपको एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, आपको एक तरफ एसेट ले लेनी है, एक तरफ लाइबिलिटीज और कैपिटल ले लेनी है। टोटल करो, जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस केस में हमारा आंसर रहेगा 41,000 हमारे क्या रहेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। चलिए जी, नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन इन बैलेंस बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट हाउ मेनी अकाउंट्स। कहता है जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बैलेंस रहती है, बराबर रहती है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट इफेक्ट करती है? ओनली 1, ओनली 2, 2 और मोर, ऑल द गिवन ऑप्शन। तो ऑल द गिवन ऑप्शन, ओनली 1 कब होगा? देखिए, जो एक अकाउंट कब इफेक्ट होता है? कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं तो एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सपेंस है। और प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि ओनर जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है कैश में नहीं लेता, वापस से उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो एक अकाउंट को इफेक्ट किया। 2 कब होंगे? अगर हमने गुड्स कैश में खरीदी तो हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए। 2 से ज़्यादा कब होते हैं? सोल्ड गुड्स फॉर प्रॉफिट, हमने गुड्स प्रॉफिट में बेची तो उस केस में कैश हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा और स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हुए, इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट इज डैश आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी वो कौन है जिसने किसी बिजनेस या एंटरप्राइज को
पैसा देना है बिकॉज ऑफ उसने गुड्स खरीदी हैं या फिर सर्विस ऑन क्रेडिट ली है। तो जिसने भी किसी बिज़नेस का पैसा देना या हमारा पैसा देना, मान लो क्योंकि हमसे उसने गुड्स खरीदी हैं या सर्विस क्रेडिट पे ली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेटर। तो जिसने हमारा पैसा देना है बिकॉज क्योंकि हमने उसको उधार में गुड्स बेची या फिर हमने उसको सर्विस उधार पे दी, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर। प्रोडक्शन बजट इज़ डिपेंडेंट ऑन, प्रोडक्शन बजट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन बजट का मतलब हमें आने वाले समय के लिए कितनी प्रोडक्शन करनी है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सेल्स बजट के ऊपर, कि हम कितनी सेल आने वाले समय में कर सकते हैं, उसी के ऊपर, उसी के हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन भी करते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा सेल्स बजट। वैसे आंसर की मैं इसका आंसर परचेज बजट बताया जो कि गलत है। इसका आंसर रहेगा सेल्स बजट, क्योंकि कितनी हम सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम प्रोडक्शन करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट नोन एज। सारी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल को हम क्या कहते हैं? तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उनके टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। सो सी इज द राइट आंसर। एक्सपेंस हुज बेनिफिट हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड बट हुज पेमेंट हैज़ बीन मेड आर कॉल्ड। इसका भी शायद पीछे आंसर गलत है। वो बेनिफिट जो अभी हमें नहीं मिले लेकिन हम पेमेंट एडवांस कर चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हमने एडवांस में पेमेंट की है, अभी तक हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला, उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। शायद पीछे आंसर की जो नीचे है उसमें सी आंसर दिया है, वो गलत है। तो जो ऐसा कोई खर्चा जिसकी हम पेमेंट एडवांस कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमने बेनिफिट नहीं लिया, उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और जिसका बेनिफिट हमने ले लिया लेकिन पेमेंट अभी नहीं की, उसको कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट 389। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। इसमें से कौन से आइटम है जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस है उसका रीज़न नहीं है? डिसऑनर्ड चेक, ये तो है रीज़न, क्योंकि जब चेक डिसऑनर होगा तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो डिफरेंस का रीज़न है। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, हमने चेक जमा करवाए, इसका मतलब हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुए तो बैंक बैलेंस घट जाएगा, ये भी एक रीज़न है। देन क्रेडिट सेल, हाँ जी, क्रेडिट सेल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे ना तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होती है ना ये पासबुक में यानी बैंक में रिकॉर्ड होती है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, हाँ इससे फ़र्क पड़ेगा। अगर हमें चेक इशू कर दिए तो हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन अगर वो चेक बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए तो बैंक बैलेंस एज कम्पेयर टू कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन गुड्स परचेज रिटर्न। अगर हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, जिसको हमने गुड्स रिटर्न की इसका मतलब हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर अकाउंट टू गुड्स जब वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो आंसर रहेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 20 MCQs। कोशिश करूंगा कि आज एक वीडियो और ले आऊँ आगे के 20 MCQs कवर करने के लिए। अभी के लिए इतने ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।